हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब इस पार्ट के आगे आ जाते हैं। इस पार्ट का आगे वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो तो आपको अब समझा है चीज़ें कैसी चलती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ठीक है, देखो तो अगली बार से सिर्फ एक दो चीज़ याद रखना कि फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू के बीच का डिफरेंस लिखा था एवरेज वेलोसिटी, और स्मॉल टाइम डिफरेंसेस पर जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी एट ए गिवन इंस्टेंट, एट एक पर्टिकुलर टाइम पर हम लोग उसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो और गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है वो हमको इंस्टेंटेनियस देखो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर वो असल में क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मैं आपको कल समझाता था कि घड़ी में अगर 10 बजे, और 10 बजे आपका जर्नी शुरू हुआ है कि 10 से लेके 10 बजकर 1 सेकंड हो गया, तो यहाँ पे आपका टाइम डिफरेंस हो गया 0.01 सेकंड का, बराबर। तो इतने छोटे टाइम डिफरेंस समझ लो, गाड़ी का इनिशियल स्पीड था कुछ तो 0 किलोमीटर पर आवर, 0 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद गाड़ी का स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो 0 से 60 किलोमीटर पर अचीव करने के लिए उसको टाइम लगा सिर्फ 0.01 सेकंड का, यानी इतने कम समय में उतनी इतना स्पीड अचीव कर लिया। ठीक है, तो फिर आगे आगे समझ लो उसका टाइम हो गया 0.04 AM हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम डिफरेंस हम देख रहे हो कि 0.03 सेकंड का है। तो इतने कम डिफरेंस में वो समझ लो आपका उसका स्पीड कुछ तो क्राउड वगैरह आ गया, सिग्नल आ गया, तो उसका स्पीड घट गया, 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। करेक्ट, 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। तब हो क्या रहा है कि इतने छोटे छोटे हर एक टाइम डिफरेंस पर आपको जो स्पीडोमीटर स्पीड दिखा रहा है वो इंस्टेंटेनियस होगा। फिर क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। हाँ, इंस्टेंटेनियस होगा। लेकिन वो सोच के देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा? तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, नॉट वेलोसिटी। वो इंस्टेंट स्पीड होगा, नॉट वेलोसिटी। इंस्टेंट स्पीड होगा वो, नॉट वेलोसिटी। हेलो, इंस्टेंट स्पीड होगा, नॉट वेलोसिटी। हाँ सर, बोला। हाँ सर, हेलो। हाँ बोला सर, हेलो। हाँ ठीक है, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, नॉट वेलोसिटी, क्योंकि ये स्पीडोमीटर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ बता रहा है? डायरेक्शन नहीं बता रहा है ना स्पीडोमीटर। तो रिमेंबर, स्पीडोमीटर शोज इंस्टेंटेनियस स्पीड नॉट वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड नॉट वेलोसिटी, नॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी तो होगा तो डायरेक्शन होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं दिखाएगा वो, स्पीडोमीटर को इंस्टेंट स्पीड दिखाएगा। ध्यान से सुनना इसकी तरफ। इट इज नॉट ए वेलोसिटी, क्योंकि इसको ये आपको डायरेक्शन कहाँ दिखा रहा है? स्पीडोमीटर कभी दिखाते हैं गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रहा है करके? नहीं, स्पीडोमीटर सिर्फ आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, छोटे छोटे टाइम इंटरवल पर। ये ध्यान रखना। और एक चीज, अब यहाँ पे आपको 4 चीजें नोट डाउन करनी है। वो 4 चीजें क्या क्या देखो। एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बार लिखा जाता है ऊपर, और उसका फॉर्मूला होता है dx/dt। और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है उसके ऊपर बार नहीं होता, सिर्फ उसका फॉर्मूला होता है dx/dt, बराबर। उसी तरीके से होता है एवरेज वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा होता है एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है, बराबर। एवरेज वेलोसिटी होता है और एवरेज स्पीड होता है, करेक्ट। एवरेज वेलोसिटी होता है और एवरेज स्पीड होता है। अब एवरेज वेलोसिटी को दिखाते हो तो ऊपर बार लिखा जाता है, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉट डिस्टेंस। हाँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी dx बार बाय dt होता है वो, डेल्टा एक्स बार बाय डेल्टा टी, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे इक्वल होता है डेल्टा एक्स बार बाय डेल्टा टी होता है। एवरेज जो स्पीड होता है उसके ऊपर बार नहीं होता, और वो सिंपली x2 माइनस x1 यानी डिस्टेंस कवर्ड होता है, t2 माइनस t1 अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, या एक्चुअल पाथ लेंथ, या इसको बोलते हैं एक्चुअल पाथ कवर्ड। ये मैं आऊँगा इसकी तरफ। हाँ, ये फॉर्मूलेज होते हैं स्पीड इस सारों के, है ना। अब देखो, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि एक कार है अपनी इस रोड पर ट्रैवल कर रही है, तो सबके बीच का डिफरेंस आपको होता है। देखो यहाँ पे कार ऐसे अपनी जा रही है, अगर कार इस डायरेक्शन में जा रही है तो विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन कार का डिस्प्लेसमेंट मान के चलो x1 हो गया, और कार आगे निकल गई, तो यहाँ पे कार आ गई हमारी, और उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ तो हो गया x2, बराबर। तो इस केस में फिर क्या है ना, देखो मैंने आपको कल बताया था, कल पार्ट एक बताया था कि ये पार्ट कल का क्या बताया था आपको मैंने। देखो देखो ध्यान से सुनना, ये वाला पार्ट, डोंट फॉरगेट दिस। ये वाला पार्ट आप ध्यान से सुनना, डोंट फॉरगेट दिस। कार का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये इतना हो गया, x2 माइनस x1 हो गया, बराबर। ये एक्चुअल डिस्टेंस बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलो, अभी इसमें कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो देखो, इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, then मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, नॉट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो उसको प्लस माइनस लगता है ना, लेकिन डिस्टेंस को कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो मॉड्यूलस डालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब मैग्नीट्यूड इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मॉड इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस होता है ना, लेकिन प्लस माइनस डायरेक्शन के लिए होता है, तो डिस्टेंस का प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं होता ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग मॉड डाल रहे हैं, ये वाला मॉड। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर इक्वल होंगे तो उस केस में फिर हमारा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो उस केस में क्या बोल रहा हूँ देखो मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। स्पीड तो स्केलर होता है, तो उसको मैग्नीट्यूड बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन तो नहीं होता। यानी उस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि हमारी कार ऐसी जा रही, देखो यहां से 0 से स्टार्ट की, या थोड़ा सिंपल इसको बना देता हूं मैं,
ये भी नहीं, ये भी नहीं, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको। कार को ओरिजिन पर ही खड़ा कर लो, तो वो इनिशियल का पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ओरिजिन पर खड़ा कर लो, है ना। समझ लो कार यहाँ से ऐसे की, है ना, यहाँ से ऐसे की, तो कार ने समझ लो कुछ तो यहाँ पे उसका कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 किलोमीटर का, करेक्ट है। उसके बाद फिर कार ने क्या किया, इस पॉइंट से फिर वो यहाँ गई ऊपर, यानी ऐसे, ऐसे ऊपर गई और वो गई 3 किलोमीटर, ऐसे ऊपर गई वो 3 किलोमीटर ऊपर गई नॉर्थ डायरेक्शन में। अब देखो फिर यहाँ पे कार का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जब कार का डायरेक्शन चेंज होगा, देखो ये केस नंबर 2 है और ये केस नंबर 1 है। द मोमेंट कार ने डायरेक्शन चेंज किया, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझा, तो देखो, मैं आपको समझा, तो देखो क्या प्रॉब्लम इसमें आता है। देखो देखो वेलोसिटी निकालते वक्त आपको क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, बराबर, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का। तो समझ लीजिए इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, और वो 5 किलोमीटर का होगा। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड आपका 5 किलोमीटर का आएगा, और पूरे जर्नी के लिए कार को टाइम कुछ तो लग रहा है, मान के चलो पूरे जर्नी के लिए कार कार को टाइम लग रहा है, मान के चलो कुछ तो 40 मिनट का। 40 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गए, 30 मिनट्स ले लो, वाह, 30 मिनट्स का है ना। तो इसका मतलब कार का यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो आएगा वो आएगा 1/6 किलोमीटर पर मिनट। हाँ, लेकिन अगर उसी केस से अगर हम लोग एवरेज स्पीड निकालने जाएंगे, एवरेज अगर स्पीड निकालने जाएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि एवरेज स्पीड में डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऐड होता है ना, उसमें कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल पॉइंट नहीं होता। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हो, एक्चुअल पाथ लेंथ। कार पहले 4 किलोमीटर जाएगा, उसके बाद 7 किलोमीटर जाएगा, उसके बाद 7 किलोमीटर गए, बराबर। करेक्ट है। और समझ लो इसको कवर करने के लिए उसको कुछ तो टाइम लगा, 70 मिनट्स। तो ये अब उसका या उतना ही टाइम लगा, ऐसे बोल सकते हो आप, उतना ही टाइम लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम उतना ही लगा, आप उसको बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। टाइम तो मैंने सेम ही रखा है ना, 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स का ही टाइम रख लेते हैं। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ गया वो 7/30 किलोमीटर पर मिनट का आ गया। सॉरी, कार का जो स्पीड आ रहा है 7/30 किलोमीटर पर मिनट का आ रहा है।
यानी कार का एवरेज स्पीड ज़्यादा हो गया एवरेज वेलोसिटी से। तो याद रखना, जब भी बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज करता है तब हमेशा एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होता है, क्योंकि 7/30 km/min और 5/30 km/min इसमें ये वाला वैल्यू बड़ा है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज करता है तब उस केस में उसका एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा होता है। बहुत है नहीं, ऐसे नॉर्मल बोल रहा हूँ, ज़्यादा होता है ऐसे मैं बोल रहा हूँ। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल होता है। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो एवरेज वेलोसिटी कम होगा, एवरेज स्पीड ज़्यादा होगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है और स्पीड में डिस्टेंस आता है, इसकी वजह से ऐसे सब कुछ हो रहा है। बराबर। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली आपको चीज़ है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इसके सारे के बीच में हमने डिफरेंसेस अब देख लिए। करेक्ट है, इस सारे के बीच के हमने डिफरेंसेस देख लिए। और यही सेम डिफरेंस होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बीच में भी, यही सेम डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आपको क्वेश्चन देते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। अब इनके बीच के डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलते हैं। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट is moving with, whenever the object is moving with constant velocity, जब भी अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेरिएबल वेलोसिटी उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बराबर, वेरिएबल वेलोसिटी उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, आप कार लेके जब हाईवे पर जाते हो, कार लेके जब आप हाईवे पर जाते हो तो मुझको होता है हाईवे पर आपका, हाईवे तो खाली होता है ना, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती, तो हाईवे पर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। समझ लो आप हाईवे पर जा रहे हो 70 km/h से, तो मोस्ट ऑफ द केस में ये वेलोसिटी चेंज नहीं होती, यानी हाईवे पर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से जाते हो। लेकिन अगर आप सिटी में होंगे तो सिटी में क्या होता है, सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, तो उस ट्रैफिक जाम की वजह से आपका वेलोसिटी हमेशा चेंज होता रहता है। कभी 60 होता है, कभी अचानक से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो गया तो 30 km/h होगा, यानी सिटी में आपकी वेलोसिटी बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। वेलोसिटी अगर बदल रही है हर बार तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। हाईवे पर वेलोसिटी नहीं बदलता, वो कांस्टेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बराबर, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सो रिमेंबर दिस पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मैंने एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल आसान है समझने में भी, और सब कुछ क्लियर कट आपको आइडिया निकल के यहाँ पे आ जाता है। बराबर, दूसरा पॉइंट, अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो उस केस में लॉजिकली सोच के देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर सेम। तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है,
वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं हो रही तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का बोलने का मतलब क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता, वो तो सेम ही रहेगा ना। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग निकलते स्मॉल टाइम डिफरेंस पर, एवरेज वेलोसिटी निकलते लार्ज टाइम डिफरेंस पर, लेकिन वेलोसिटी तो आपका सेम ही रह रहा है। तो इंस्टेंटेनियस का देखो, अगर मैंने आपको बोला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है dx पर बाई dt, और एवरेज वेलोसिटी होता है डेल्टा एक्स बार बाय डी टी, डेल्टा टी। तो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस भी और एवरेज भी सेम ही रहेगा। क्योंकि कैसे सेम रहेगा? देखो, इंस्टेंटेनियस में मैंने सिर्फ आपको क्या बोला था कि स्मॉल चेंज इन टाइम एंड स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ले लो। अगर मैंने समझ लो ऐसे ले लिया, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है 5 और लार्ज स्मॉल चेंज इन टाइम है कुछ तो 10, तो इसका वेलोसिटी आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? 0.5 मीटर पर सेकंड आ गया। अब लार्ज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन लार्ज चेंज इन टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी, यानी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। समझ लो ऐसे मैंने किया, उसको ऐसे किया कुछ तो 500 डिवाइड बाय 1000, तो इसका भी आंसर 0.5 मीटर पर सेकंड ही आ गया ना। तो देखो, यानी मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस का ये रेशो और एवरेज का ये रेशो हमेशा फिक्स्ड रहेगा ना। ये उसका मतलब निकल के आता है। ये उसका मतलब निकल के आता है, बस दूसरा कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन अगर वही अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, वही अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उस केस में फिर डिफरेंट होगी ना, क्योंकि वेलोसिटी तो हर बार चेंज होते रह रही, चेंज हो रही, तो इसका मतलब सिंपल से बन रही है कि आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर डिफरेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर डिफरेंट। थोड़ा सा रुक रहो, अच्छे से देख लो आप लोग सब लोग, ठीक है? अच्छे से इसको देख लेना आप लोग। देख लो उसको अच्छे से, वहाँ पे रुक रहा हूँ, बीच बीच में रुक रहा हूँ तो आप उसको, बीच में रुक रहा हूँ तो आप उसको अच्छे से उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो। जहाँ पे मैं बीच में रुक रहा हूँ उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो आप, ठीक है? थर्ड पॉइंट, अब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही यूनिफॉर्म मोशन में, तो उस केस में अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड आर सेम, ये भी चेंज नहीं होंगे, ये भी कैसे चेंज होंगे? लेकिन इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड आर डिफरेंट। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड आर डिफरेंट। बस ये डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में। ठीक है, अब लास्ट के पॉइंट पे आते हैं। एनडीए के लिए आपको क्या पूछता है देखते हैं। एनडीए में आपके एग्जाम में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब एनडीए में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं और हमको क्या डिस्कस करना है हम लोग देख लेंगे। देखो एनडीए में एक केस पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए। उससे पहले अभी मैंने आपको जो वर्ड बताया था ना,
अभी मैंने आपको जो वर्ड यहाँ पे बताया था वो था रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है कि जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको बोलना होता है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए। अब एनडी के लिए केस आता है, वो आता है रेक्टिलिनियर मोशन का, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन का केस आता है। अब उसमें एनडी में वो क्या करता है ना, देखो एनडी में क्या करता है कि आपको केस दे देता है ऐसा, ये वाला केस देता है। समझ लो, मैं इस केस को इस तरीके से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। समझ लो आपने यहाँ पे ऐसे पेड़ है और यहाँ से हमारा एक रास्ता बन के निकल के आ रहा है ना, रास्ता यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो हमारी गाड़ी यहाँ से ऐसे जा रही है, ऐसे आगे जा रही है। तो पॉइंट ए से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर गाड़ी अपनी पॉइंट बी पर आ जाएगी। फिर पॉइंट बी से आगे निकल जाएगी, पॉइंट सी पर पहुंच जाएगी गाड़ी, सी पर। तो अब मैं पेड़ हटा देता हूँ, पेड़ को कोई ज़रूरत नहीं अभी मेरे को फिलहाल। देखो अब वो क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, देखो आपको वो क्या बोलेगा, गाड़ी को ए बी डिस्टेंस कवर करने के लिए, यानी जो ए बी डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए गाड़ी दो डिस्टेंसेस कवर कर रही है। एक कर रहा है ए बी और उसके बाद करेगा बी सी डिस्टेंस कवर, बी सी। तो बताओ, फिर वो बोलेगा कि ए बी डिस्टेंस कवर करते वक्त गाड़ी का वेलोसिटी था v1 और उसको इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लगा t1। जब वो b to c गया तब गाड़ी का वेलोसिटी v2 और उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लगा t2। तो पूछेगा इसका एवरेज स्पीड कैसे होगा, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड पूछेगा। तो मैंने आपके बात क्या बताया था कि अगर जब तक ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तब तक एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सेम ही होता है। तो मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछा तो मैं स्पीड निकालूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी या स्पीड एक ही होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया कार ने, ए बी प्लस बी सी। इसको हम लोग नाम देते हैं S1 डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट S2। तो हो गया S1 प्लस S2 और ए से बी जाने के लिए टाइम लगा t1। अब यहाँ पे ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन स्पेसिफाई नहीं किया है, तो डायरेक्टली ए से बी जाने के लिए टाइम t1 लेना, क्योंकि अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ओरिजिन इज नॉट स्पेसिफाइड। और बी से सी जाने के लिए टाइम t2, तो टोटल टाइम t2 लगा, करेक्ट है। अब देखो, अब थोड़ा सा इसको और आसान कर देते हैं हम लोग, S1 प्लस S2 इन टर्म्स ऑफ, अगर वेलोसिटी अगर हमको लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो हमको पता है कि टाइम t इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होता है ना। डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होता है। तो मीटर मीटर कट गया, टाइम का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होता है। तो t1 के जगह पर कैन वी राइट डाउन S1 अपॉन v1 प्लस S2 अपॉन v2। ये वाला केस आ सकता है ना, ये वाला हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला बन गया बराबर। एक कार ए से बी जा रही है, बी से सी जा रही है, तो ए से बी उसने डिस्टेंस कवर किया S1, बी से सी उसने डिस्टेंस कवर किया S2 और ए से बी जाने का टाइम लगा t1, बी से सी जाने का टाइम लगा t2। ए से बी जाते वक्त वेलोसिटी था v1 और बी से सी जाते वेलोसिटी था v2, तो उसका इक्वेशन निकल के आ गया। अब इसमें भी दो केसेस बन सकती है, वो क्या है देखो। अब इसमें केस नंबर वन ये है, अगर वो S1 और S2 अगर इक्वल अगर हो गया और इक्वल टू कुछ तो S है, इस फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, एवरेज स्पीड में या एवरेज वेलोसिटी में, तो कुछ नहीं होगा, S प्लस S 2S होगा। यहाँ से S अपॉन v1 S अपॉन v2 होगा। यहाँ से S कॉमन निकला, ऊपर का S और यहाँ से S कैंसल आउट हो गया, तो 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो और ऊपर जाएगा तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा ना। फिर ये
करेक्ट, जब ये डिस्टेंस इक्वल रहेंगे तब। उसी केस से आप कर सकते हो कि जब वेलोसिटी दोनों का इक्वल होगा, डिस्टेंस अलग अलग होगा, उसके लिए भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। करेक्ट, दैट्स सुनना इसको। थैंक यू सो मच।